न्यूज काउंटर की शुरुआत में सबसे पहले बात यूपी में दिन दहाड़े हुए एक कत्ल एक वकील का, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई हैं। हत्या के बाद पूरे रामपुर में वकीलों का आक्रोश चरम पर है और 24 घंटे से वकीलों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वकील की हत्या की इनसाइड स्टोरी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। देखिए, जगह यूपी के रामपुर जिला का पंचायत कार्यालय है। असगर अली नाम के बाबू के केबिन में बेहद गुस्से में घुसता शख्स वकील फारूक है। उनके साथ एक और भी उनका साथी वकील आता है। इस दौरान केबिन में बाबू अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। असगर के केबिन में घुसते ही फारूक आक्रामक हो जाता है। साथी वकीलों के मुताबिक जिला पंचायत कार्यालय में कर्मचारी के तौर पर काम कर रही फारूक की पत्नी को लेकर असगर से वकील की बहस हो जाती है। इस दौरान उनकी पत्नी गौसिया भी गेट पर खड़ी नजर आती है। वहां दोनों के बीच कहासुनी होने लगती है। देखते ही देखते वकील बाबू को एक थप्पड़ मारता है। इस बीच बाबू कुर्सी से खड़ा होकर विरोध करता है, लेकिन फारूक बिना कुछ समझे दूसरा थप्पड़ भी मार देता है। इस पर बाबू अपनी कुर्सी पर गिर जाता है और किसी को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल फोन उठाता है। साथ ही वकीलों को हाथ दिखाकर देख लेने की धमकी देता है। इस दौरान वकील तीसरा थप्पड़ भी फारूक के चेहरे पर जड़ देता है। केबिन के अंदर हाथापाई हुई, तभी सामने खड़े वकील और दूसरे कई लोग बीच बचाव करने आ जाते हैं। वकील को केबिन से बाहर ले जाया जाता है। यह मामला सिर्फ थप्पड़ तक सीमित नहीं रहने वाला था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। अब दूसरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। यह वीडियो शांत होकर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वकील को बाबू ने ललकारा है। इसके बाद ऑफिस का एक कर्मचारी आता है और बीच बचाव करने की कोशिश करता है। मामला शांत होता दिखने के बाद वकील फारूक वापस जाने लगता है। जाते जाते वो बाबू असगर को कुछ कह देता है, जिस पर असगर अली भड़क जाता है। कमर से वो पिस्टल निकालता है, उसे अनलॉक करता है और वकील को ललकारता है। पिस्टल पहले से ही लोड होती है। वकील फारूक बाबू की ललकार को सुनकर तेजी से वापस आता है और इसके बाद बाबू से भिड़ जाता है। वकील फारूक असगर अली को उसकी कमर पकड़कर कुर्सी पर गिरा देता है। दोनों के बीच गुत्थम गुत्थी होती है और वकील फारूक अली असगर को रोकने की कोशिश करता है। इस दौरान बाबू असगर अली की पिस्टल से 3 गोलियों के चलने की आवाज आती है। 2 गोली तो फारूक के सीने में, जो वकालत के पेशे में है, उसके सीने में जाकर लगती है, जबकि बाबू जो है जिला पंचायत कार्यालय का, 1 गोली उसके पेट में जाकर लगती है। गोली लगते ही वकील फारूक कुर्सी से जमीन पर लुढ़क जाता है। अब देखिए, फायरिंग की आवाज सुनकर वकील के साथ आई साथी उसका बीच बचाव करने लगते हैं। इस पर बाबू से दूर रहने की धमकी देता है। बाबू असगर अली को गोली मारने के बाद बाहर की तरफ भागता नजर आया। वकील गोली लगने के बाद अब भी कुर्सी के पास पड़ा रहता है। इतने में वकील फारूक की पत्नी गौसिया केबिन की तरफ दौड़ती हुई आती है। गोली की आवाज सुनने के बाद अब इस खबर से जुड़ी हुई आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर केबिन के अंदर की है और दूसरी केबिन के बाहर की है। केबिन के अंदर की पूरी कहानी अब आपको पता चल चुकी है, कैसे असगर अली ने वकील फारूक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, जब केबिन से निकलकर असगर अली बाहर भागता है तो उसे रास्ते में वकील की पत्नी गौसिया खान दिखा पड़ी। गौसिया खान ने जब असगर को रोकने और पकड़ने की कोशिश की तो उसने पिस्टल की बट से गौसिया पर भी हमला कर दिया। दोनों में छीना झपटी तक होती है और उसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करता है। अभी तक जो प्राइमा फेसी जांच जो चल रही है उसमें यही निकल के आया कि वो उसके कार्यालय पे गए, वहां कुछ बात को लेकर के दोनों लोगों में तू मैं हुई और हाथापाई हुई। उसी दौरान ये फायरिंग की इंसिडेंट हुआ, जिसमें 2 गोली स्वर्गीय फारूक जी को लगी और 1 गोली अभियुक्त असगर को लगी।
रामपुर में दिन दहाड़े वकील की हत्या के मामले की इनसाइड स्टोरी भी अब आप जान लीजिए। वकील की पत्नी गौसिया खान जिला पंचायत ऑफिस में क्लर्क के पद पर काम करती है। जिला पंचायत में ही बाबू के पद पर तैनात है असगर अली। और 11 तारीख को गौसिया और असगर अली के बीच में किसी बात पर बहस हो गई। गौसिया ने पति फारूक अली को फोन करके ऑफिस बुलाया और यह कहा कि असगर उसे बुला भला कह रहा है। फारूक ने आते ही असगर अली को एक के बाद एक 3 थप्पड़ जड़ दिए और हाथापाई के दौरान वकील फारूक की गोली लगने से मौत हो जाती है। वकील के परिजनों ने 2 लोगों पर इस पूरे मामले में हत्या का केस दर्ज करवाया है। बाबू असगर अली अरेस्ट हो गया है। नीरज रस्तोगी जो दूसरा आरोपी है, फिलहाल इस मामले में वो फरार है। अब देखिए, दिन दहाड़े हत्या के बाद यूपी के वकीलों में भारी आक्रोश और गुस्सा है। वकीलों ने विरोध प्रदर्शन पूरे रामपुर में शुरू कर दिया है। दूसरे जिले से भी अधिवक्ता रामपुर के वकीलों के धरने में आकर शामिल हो रहे हैं। वकीलों ने इस पूरे मामले को लेकर 18 फरवरी को बड़ा अधिवेशन और विधानसभा घेरने की चेतावनी दी है। वकीलों ने सिविल लाइंस एसओ को सस्पेंड करने, अभियुक्त असगर अली की संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई करने, साथ ही जिला पंचायत ऑफिस में अधिकारी नीरज रस्तोगी के गिरफ्तारी की मांग को दोहराया है। रस्तोगी जो हैं, जो अधिकारी हैं, जिन्होंने सारा षड्यंत्र रच करके, सारा षड्यंत्र रच करके और एक क्लर्क रिवॉल्वर लेकर के और ऑफिस में बैठ रहा है, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों लाइसेंस लेकर के आ रहा है? क्या जो जरूरी थी उसको लाइसेंस लेकर के बैठने की? तो इसलिए उनकी भूमिका जो है वो संदिग्ध है। उन्होंने मिलकर के ये कांड करवाया है। अब बात एक नाबालिग के तेज रफ्तार जानलेवा शौक की। क्या रसूख और तेज रफ्तार का कॉकटेल इतना जहरीला हो चुका है कि सड़क पर चलते मासूमों की जान की कोई कीमत नहीं बची है। आज लखनऊ से आई तस्वीरें आपको विचलित भी करती हैं और गुस्सा भी दिलाएंगी। मामला लखनऊ के कानपुर रोड का है, जहां 12वीं का एक छात्र उसकी रफ्तार की वजह से एक घर के चिराग को बुझना पड़ा। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें महज एक एक्सीडेंट की नहीं, बल्कि उस मानसिकता की जहां स्पीड और रोमांच और नियम महज कागजों का हिस्सा मात्र है। एक सामान्य व्यस्त सड़क है जहां ई रिक्शा और बाइक सवार गुजर रहे हैं। तभी बाईं ओर से एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार बहुत तेजी के साथ फ्रेम में दाखिल होती है। कार इतनी ज्यादा बेकाबू थी कि वो सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिलों और वहां पर मौजूद लोगों को रौंदते हुए निकल जाती है। टक्कर का असर इतना जोरदार था कि धूल का गुबार उड़ जाता है और बाइक के परखचे उड़ जाते हैं। देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद एक व्यक्ति जमीन पर गिरा हुआ है और उठने की कोशिश कर रहा है, जब उसकी मोटरसाइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। आसपास के दुकानदार और राहगीर घायलों को मदद के लिए दौड़ते हैं। लोग सदमे में हैं और अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यह दुर्घटना लखनऊ के बंथरा इलाके की बताई जा रही है। अब देखिए, हादसा इतना भीषण था कि 5 साल के एक मासूम की मौके पर ही मौत हो गई है। ये दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। अन्य 5 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। अक्सर हम एक्सीडेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या ये वाकई एक्सीडेंट है? जब एक नाबालिग या कम उम्र का छात्र अपनी स्कूल की फेयरवेल पार्टी के बाद सड़कों पर कार को हथियार बना देता है, तो उसे मर्डर की श्रेणी में क्यों ना रखा जाए? यह भी एक बड़ा सवाल है। अब इन तस्वीरों में देखिए, आपको 2 फ्रेम हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर से रफ्तार का आपको अंदाजा लगाइएगा। और लखनऊ में बंथरा में सड़क किनारे खड़े इन लोगों को जरा सा भी अंदाजा ही नहीं था कि अगले ही पल मौत इतनी रफ्तार से आएगी। सफेद रंग की स्विफ्ट कार नहीं, बल्कि मौत की मशीन बनकर आई है और पल भर में सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस कार के स्टीयरिंग पर कोई अनुभवी ड्राइवर नहीं, बल्कि महज 12वीं क्लास में पढ़ने वाला एक नाबालिग छात्र बैठा था। अपनी फेयरवेल पार्टी का जश्न मनाकर लौट रहे छात्र ने अपनी रफ्तार के जुनून में एक 5 साल के बच्चे की जिंदगी छीन ली। 4 लोग घायल हो गए हैं और एक बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई है। इसमें तत्काल ही पुलिस ने संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत कर लिया है। गाड़ी और जो ड्राइवर था उसको पकड़ दिया गया है। जो चालक था उसका नाम गौरव सिंह है, जो कि वर्तमान में पुलिस हिरासत में है। जितने भी घायल हैं वो सभी ठीक हैं एवं अभी उपचाररत हैं। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
तो न्यूज काउंटर में अब आपको अगली खबर दिखाने जा रहे हैं और बात करने जा रहे हैं यूपी विधानसभा में हुए एक ऐसे घटनाक्रम की जो आज सुबह से चर्चा में है। यूपी विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ताधारी दल के नेताओं के व्यवहार से स्पीकर सतीश महाना बहुत ज्यादा क्षुब्ध नजर आए। स्पीकर की बार बार मना करने के बाद विपक्ष सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्री भी स्पीकर की बात सुनने को राजी नहीं थे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भड़क गए और सत्ताधारी दल के नेताओं को डपटते हुए अपना हेडफोन नीचे उठाकर फेंक दिया और सदन की कार्रवाई को बीच में रोककर बाहर चले गए। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो कुछ हुआ उसने एक पल के लिए सबको हैरान कर दिया। घटना आज का है जब सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही थी। समाजवादी पार्टी के विधायक रागिनी सोनकर ने महिला विधायकों को पर्याप्त समय न मिलने का मुद्दा उठाया। तर्क वितर्क लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन स्थिति तब बिगड़ी जब बीजेपी विधायक केतकी सिंह के साथ उनकी बहस व्यक्तिगत और शोर शराबे में तब्दील हो गई। अध्यक्ष लगातार समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर को बोलने के लिए कहते रहे ताकि एजेंडा आगे बढ़ सके और शोर इस बीच इतना बढ़ा कि सदन की गरिमा तार-तार होने लगी। आलम यह हो गया कि सत्ताधारी दल की विधायक केतकी सिंह पर स्पीकर नाराज हो गए। विधानसभा अध्यक्ष इतने ज्यादा आहत हो गए कि उन्होंने अपना हेडफोन मेज पर पटक दिया और यह कहकर सदन से चले गए कि क्या अब आप लोग हाउस चलाएंगे। ये गुस्सा किसी एक दल के खिलाफ नहीं बल्कि उस गिरते आचरण के खिलाफ था जो चर्चा के बजाय हंगामे को तहरीज दे रहा था। कमाल अख्तर, श्री कमाल अख्तर, विभागों प्लीज बैठिए ना, डॉक्टर आगे बैठिए, दिस इज नॉट द वे, प्लीज। केट के बैठे, मेरा काम है। अरे अब आप हाउस चलाओगे क्या? आपने हाउस चलाना है क्या? आपने हाउस चलाना है क्या? आप सब लोगों ने हाउस चलाना है क्या? अब हम उठते हैं 10 मिनट के लिए। विधानसभा में जब यह मामला हुआ तो अखिलेश यादव कहां पीछे रहने वाले थे। इस पूरे मामले पर उन्होंने एक बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो शेयर करके योगी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की हार की हताशा अब सड़क से होते सदन तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं। अखिलेश ने चुटकी लिया कि देखते हैं कि कौन किसे अवमानना का अब नोटिस देगा। अखिलेश ने स्वतंत्र देव सिंह और बृजभूषण राजपूत विवाद का जिक्र करते हुए तंज कसा। कहा पहले बीजेपी विधायक ने मंत्री से अभद्रता की, फिर कहा कि अब बीजेपी विधायक ने स्पीकर को ही नाराज कर दिया। अखिलेश बोले कि जनता पूछ रही है कि अगला चुनाव भाजपाई आपस में ही लड़ेंगे क्या। ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश ने योगी सरकार पर तंज कसा तो उधर यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान समाजवादी पार्टी के शासनकाल पर चुन चुन कर हमले किए। सुनिए क्या कहा। सत्र के पहले क्या था? सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया, ये समानांतर सरकार चला रहे थे। गुंडा टैक्स, अवैध वसूली, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रही थी। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुकी थी। पुलिस का मनोबल टूटा हुआ था। न बेटी सुरक्षित थी और न व्यापारी ही सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय थी। और आज उपद्रव नहीं, अब उत्सव प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उत्सव प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब न्यूज काउंटर में बात करने जा रहे हैं यूपी में हमेशा विवादों में रहने वाला पुलिस के द्वारा किए जाने वाले हाफ एनकाउंटर की। जी हां, अब बात हमेशा विवादों में रहने वाले यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर के तहकीकात वाली। उत्तर प्रदेश पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर काफी समय से हर कोई सवालिया निशान खड़ा करता है। ताजा मामला सहारनपुर की देवबंद जेल का है, जहां जेल के दौरे पर सहारनपुर के एसीजीएम परविंदर सिंह थे। सबसे पहले एसीजीएम परविंदर सिंह और एक हाफ एनकाउंटर का शिकार कैदी के बीच की बातचीत सुनिए। कैसे मारते हैं गोली? गोली सर, जैसे हमारी तारीख थी सहारनपुर की और हम बागपत से आ रहे थे। अच्छा। तो जैसे बागपत से आ रहे थे हमको शामली पार्क पे उठा लिया।
अच्छा लोकेशन पे हमारा नंबर लग रहा था। ठीक है। तो जैसे उठाया फिर हमको चौकी में ले गए, करंट लगाया, बजाया, हमारा छत्ता सब करा, हमारे से कबूल कराया, हमने कोई कबूल नहीं किया। तो फिर उसके बाद जंगल में ले गए, जैसे शाम हुई, फिर शाम के बाद उसके बाद गोली मारते थे, मोटरसाइकिल ले गए उठा के थाने में से, और फिर हमारे गोली कैसे मारी? गोली नीचे पड़ा के मारी। क्या पूरा बताओ ना, कैसे कैसे? ऐसे नहीं यार, लेटने की जरूरत नहीं है। ऐसे लेटो मत। लेटा फिर ऐसे टांग रखते और कपड़ा रखते, इतनी दूर से गोली मार। तो फिर उसके बाद अपना उसके कट्टे की फायरिंग कर खुद कर देती है। और भी किसी का हुआ ऐसा? ऐसी हुआ तुम्हारी भी? सेम ऐसी मारी गोली? आगे सुना आपने, ये एक उस कैदी की आपबीती है जो हाफ एनकाउंटर का शिकार रहा है। कैदी की ये सारी बातें सहारनपुर जिले में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट परविंदर सिंह के सामने वो बता रहा है। देवबंद कोर्ट के एसीजीएम परविंदर सिंह खुद जेल के दौरे पर पहुंचे। एनकाउंटर में घायल कैदियों को लाइन से खड़ा किया गया, उनसे पूछताछ की। कैदी ने आगे बताया कि देर शाम उसे जंगल में ले जाया गया, थाने से लाई गई बाइक के पास खड़ा करके उसके पैर पर कपड़ा रखकर नजदीक से गोली मार दी गई। कैदी ने जज के सामने दावा किया कि पुलिस ने खुद से गोली मारकर इसे मुठभेड़ का नाम दिया। फिलहाल इस वीडियो के सामने आने के बाद यूपी पुलिस की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब जिस कैदी इमरान से एसीजीएम परविंदर सिंह से सवाल पूछे और उसने एनकाउंटर की पूरी कहानी बताई, अब हम आपको उसी इमरान के हाफ एनकाउंटर के बाद जो पुलिस ने किया था उस दिन का एक वीडियो दिखाते हैं। तस्वीरों में आप दो पुलिस वालों के बीच इमरान को लटके हुए देख सकते हैं। पुलिस वालों के कंधों पर इमरान ने हाथ रखा हुआ है, उसके पैर में गोली लगी है। इमरान ने अपने एनकाउंटर को लेकर कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। अब हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में आए दिन लगभग हर जिले में हो रहे एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर को लेकर बहुत गंभीर टिप्पणियां की थी। कोर्ट ने क्या कहा था, देखिए। पुलिस सिर्फ प्रमोशन और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने के लिए एनकाउंटर का सहारा ले रही है, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। पुलिस अक्सर मामूली मामलों में भी मुठभेड़ का दिखावा करते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर देती है, जबकि इन मुठभेड़ों में किसी अधिकारी को चोट तक नहीं लगी। इस तरह का एनकाउंटर का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि दंड देने का अधिकार केवल कोर्ट के पास है। किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश को पुलिस राज्य बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो आगे बढ़ते हैं और न्यूज काउंटर में बात करने जा रहे हैं उस जश्न की जो जरा सी चूक से मातम में बदल सकता था। आज हम बरेली की इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में हुए उस हादसे की आपको तस्वीर दिखाएंगे, जिसने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि सुरक्षा के मानकों को हम अक्सर हल्के में लेते हैं, बिल्कुल उन गुब्बारों की तरह जो हवा में उड़ते हैं। बरेली की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी इन्वर्टिस है। मौका था वार्षिक कार्निवल का, मंच सजा हुआ है, छात्र झूम रहे हैं और वीवीआईपी गेस्ट मौके पर मौजूद है। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है। मंच के पास हवा में उड़ रहे हीलियम गुब्बारे अचानक आग के गोले में तब्दील हो जाते हैं। वहां पर मेयर के बेटे और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और चांसलर पार्थ गौतम भी मौजूद थे। आग की लपटें उनके चेहरे के बहुत करीब पहुंचती है। एक पल के लिए लगा कि मारो कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। खुशियां भगदड़ में बदल गई। इस दौरान वहां पर करीब 1200 लोगों की भीड़ मौजूद थी। सचमुच ये तस्वीरें डरा देने वाली है, क्योंकि इस तरह के गुब्बारे आमतौर पर किसी भी आयोजन में हमारे और आपके घर में लाया जाता है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब देखिए विज्ञान क्या कहता है कि शुद्ध हीलियम जो गैस है वो अज्वलनशील यानी नॉन फ्लैमेबल होती है, यानी उसमें आग लग ही नहीं सकती। तो फिर गुब्बारों में धमाका क्या था? असल में मुनाफे के लिए अक्सर हीलियम गैस की जगह
जो गुब्बारे वाले होते हैं वो हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे ये घातक घटनाएं हो रही हैं। हाइड्रोजन सस्ती है, लेकिन ये किसी बम से कम नहीं है। अब आप ये 3 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर बरेली की घटना की है, जो थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया। अभी आपको हम इस घटना के बारे में बता रहे हैं, लेकिन दूसरी ऐसी ही घटना हुई है उज्जैन में, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष के स्वागत में रखा गुब्बारा बारूद बन गया। और सबसे डरावनी तस्वीर तो मुंबई के गोरेगांव से आई थी, जहां 4 फरवरी को एक लिफ्ट के अंदर ये गुब्बारे फटे और 3 लोग जिंदा जलते जलते बच गए। बहुत संभव है कि यह घटनाएं इसलिए हुई क्योंकि तीनों ही केस में गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी, जो कि हीट या तापमान बढ़ने पर फट जाते हैं। अब आपके लिए सलाह है कि आखिरकार ऐसे बलून बम से बचे तो कैसे बचे, वो जान लीजिए। पहला, केवल हीलियम ही गुब्बारे में हीलियम गैस का आप इस्तेमाल करने के लिए बोले अपने गुब्बारे वाले को। दूसरा, गैस सिलेंडर का लेवल और बिल जरूर देखें कि आखिरकार किस सिलेंडर से आपके गुब्बारे वाला, जो गुब्बारा आपके घर के डेकोरेशन में लगाया जा रहा है, कौन सा गैस भरा जा रहा है। आग और स्पार्क से इन गुब्बारों की दूरी रखना अनिवार्य है। बंद जगहों में गुब्बारे बिल्कुल ना लगवाएं, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। बहुत सस्ते बलून के ऑफर्स आएंगे कि 100 रुपए वाला हम आपको 50 रुपए में दे रहे हैं, लेकिन आप प्रेफर करिए कि ऐसी गैस उसमें भरी रहे जो आपके परिवार के लिए खतरनाक साबित ना हो। अब देखिए, न्यूज काउंटर में आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। बात करने जा रहे हैं सड़क पर मौत बांटने वाले ट्रक और टैंकर्स की। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक खौफनाक मंजर सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है। तेज रफ्तार टैंकर पहले तो डिवाइडर से जाकर टकराता है। डिवाइडर से टकराकर टैंकर का बैलेंस बिगड़ा और फुटपाथ पर बनी चाय की दुकान में जाकर घुस जाता है। इस दौरान उसने कई राहगीरों को रौंद दिया। तस्वीरें बहुत ज्यादा खौफनाक हैं। और तस्वीरें आपके सामने है, कैसे एक ट्रक सीधा आता है, बैलेंस बिगड़ता है, पहले वो डिवाइडर से टकराता है, उसके बाद संतुलन खोता हुआ वो सड़क के किनारे खड़े लोगों और चाय की टपरी पर जाकर टकरा जाता है। इस दौरान डिवाइडर से लेकर सड़क के किनारे धूल और धुएं का गुबार उठता है और इससे कई लोगों की जान पर बनाती है। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में से 2 की हालत गंभीर है, उन्हें ताम्रलिप्ता मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। अब एक्सीडेंट के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गुस्साए लोगों ने टैंकर को घेर लिया। भवानीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे तैसे ड्राइवर की जान को बचाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी ड्राइवर को बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि भीड़ उसकी जान लेने पर आमादा है। बात करेंगे एक ऐसी शादी की जिसमें मियां और बीवी तो राजी हैं, लेकिन धर्म के ठेकेदारों को इस शादी से मिर्ची लग रही है। जी हां, क्या 2 वयस्कों की मर्जी से होने वाली शादी अब समाज और संगठन के फैसलों के अधीन होगी? यह सवाल क्यों उठ रहा है? मेरठ में एक शादी का कार्ड देखते ही देखते वायरल हो गया। वो लव जिहादों के आरोपों और महापंचायत के शोर में तब्दील हो गया है। आज मेरठ के मवाना रोड पर स्थित पैराडाइज मंडप के बाहर जो मंजर है वो सवाल उठाता है कि व्यक्तिगत पसंद की सीमा कहां जाकर खत्म होती है और सामाजिक हस्तक्षेप कहां से शुरू होता है। ये वही मंडप है जहां आकांक्षा और शाबीज की शादी होनी थी, लेकिन शादी के विरोध में यहां हिंदू संगठन और धर्म के ठेकेदार महापंचायत कर रहे हैं। मंडप पर ताला लटका दिया गया है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। हिंदू रक्षा दल के नेताओं का स्पष्ट कहना है कि वो इस विवाह को किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये था कि यहाँ पर जश्न का माहौल होना चाहिए था, लोगों की आवाजाही होनी चाहिए थी, मकान पूरा सजा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक तरीके से पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि हिंदू संगठन
कुछ ऐसे थे जिन्होंने इस शादी का विरोध किया और कहा कि जो आकांक्षा है उसकी शादी साहिल उर्फ शाहवेज से नहीं होने देंगे, जिसको लेकर पूरा विवाद यहाँ पर खड़ा हो चुका है और मेरठ की ये खबर सुर्खियां ले रही है। नॉक भी करके देख लिया, देखिए फिर से एक बार नॉक कर लेते हैं कि कोई शायद निकल के आ जाए। ये पूरा नॉक कर लिया है लेकिन कोई निकल के नहीं आ रहा है। आकांक्षा जो है वो इस जिद पर अड़ी हुई है कि अगर शादी होगी तो साहिल उर्फ शाहवेज से होगी। इसीलिए कहा गया है बेगानी शादी में मुल्ला दीवाना क्यों कहा जा रहा है और इस पूरी शादी पर विवाद क्यों है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो दुल्हन है वो आकांक्षा है, यानी वो एक हिंदू समुदाय से आती है और जो दूल्हा है वो मुस्लिम समुदाय से आता है। और जब कार्ड पर दोनों के धर्म छपे, दोनों के नाम छपे, तो कई सारे लोगों के पेट में दर्द हो गया है। सनातन की जब जब कहीं भी क्षति होगी उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। साधु सन्यासियों का जीवन सनातन की रक्षा सुरक्षा के लिए। अरे हम अभी सब बैठेंगे, पूरा संत समाज बैठेगा, धर्म संसद बैठेगी, उस पर निर्णय लिया जाएगा। किसी भी सनातन की बेटी को और किसी भी जिहादी को ऐसा काम नहीं करने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। यहाँ पर जो मुस्लिम होगा बौद्ध धर्म कैसे अपना लेगा वो, और ये भी बौद्ध धर्म में कैसे चली गई? बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट है क्या इसके पास में? हिंदू में से मुसलमान की नहीं करने देंगे, हिंदू में करे शादी, क्या दिक्कत है? अब ये मामला सिर्फ एक शादी का नहीं रह गया है। एक तरफ अनुच्छेद 21 है जो जीवन साथी आपको चुनने का अधिकार देता है, तो दूसरी तरफ लव जिहाद की वो थ्योरी है जिस पर पुलिस अब लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। ये एफआईआर दर्ज कराई है लड़की के चाचा यानी आकांक्षा के चाचा ने। जब लड़की की मां और लड़की खुद इस रिश्ते के साथ खड़े हैं तब संगठनों का कानून हाथ में लेने का ऐलान कितना वाजिब है। लड़के ने मेरे को हिंदू बता के ना ही शादी करने की बात की है, ना ही उसने मेरे से हिंदू बता के दोस्ती की है। मेरे और मेरे परिवार वालों को पिछले 6 साल से पता है कि शाहवेज का असली नाम शाहवेज ही है और वो मुस्लिम है, और मेरी शादी शाहवेज की परिवार के और मेरे परिवार की मर्जी से ही हो रही थी। लव जिहाद का मामला कुछ भी नहीं है। मैं लड़के को 6 साल से जानती हूँ, हमारा आना जाना, मैं उसकी पूरी फैमिली को जानती हूँ। धर्मपत्र की शिकायत किया लड़का मोहम्मद ने, वो भतीजे को फंसा उसने हमारा, धर्मपत्र करा, जैसे करा। मैं चाहता हूँ लड़का गिरफ्तार हो, उससे पूछताछ हो क्या वजह है। मेरी शादी बौद्ध धर्म के हिसाब से होने वाली थी क्योंकि मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म को नहीं मानती हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ और मेरी शादी बौद्ध धर्म के हिसाब से होने वाली थी। इसलिए मेरी मदर ने ही उसको निकनेम साहिल दिया था। लोग इतनी गुंडागर्दी पर उतर चुके हैं। वेन्यू वाले का मेरे को फोन आ रहा है, वो मेरे को बोल रहा है मैडम आप बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। तो इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं। शादी करूंगी तो मैं शाहवेज से ही करूंगी अपने लड़की के साथ, किसी और से नहीं करूंगी। तो आकांक्षा वेड शाहवेज के नाम का जो शादी का कार्ड है वो छप गया है, लेकिन सवाल यह है कि कलेश क्यों हो रहा है। आकांक्षा और शाहवेज की शादी होने वाली थी। शादी का कार्ड वायरल होने के बाद बवाल मच गया। हिंदू संगठनों ने इस पूरे मामले में लव जिहाद को करने का आरोप लगाया है। युवती के चाचा ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करा दी है। लड़की ने कहा है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है। मां ने भी उसकी शादी को सहमति दी है। मंडप के बाहर जुटी हिंदू संगठनों की भीड़ अब आमादा है वहां पर, और भारी पुलिस बल उनकी सुरक्षा को में तैनात कर दिया गया है। अब चलिए न्यूज काउंटर में अगली खबर आपको दिखाते हैं और बात करने जा रहे हैं राजस्थान से आई एक बहुत दिलचस्प खबर की। 42 की उम्र और लूट और हत्या के 42 वारदातों को अंजाम देने वाले कुख्यात अपराधी की पुलिस की सुरक्षा में हाथों में हथकड़ी लगे सफेद शर्ट में नजर आ रहा यह शख्स सुबोध सिंह है। राजस्थान में जराइम की दुनिया में यह शख्स बहुत बड़ा नाम है। पैसे और रसूख के लिए पल भर में जान लेने वाला यह शख्स इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। सुबोध सिंह को उड़ीसा जेल के प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके राजसमंद लाया गया है। पुलिस ने सुबोध को इस पूरे मामले में कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। अब राजसमंद के
में 2 साल पहले एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस लूटकांड को भी सुबोध सिंह ने ही अपने गैंग के साथ अंजाम दिया था। देखिए तस्वीरें, रूपम गोल्ड ज्वेलर्स के यहां बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 2 बदमाश अंगूठी लेने के बहाने शॉप पर घुसे थे और बंदूक दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। बात करने जा रहे हैं ऐसी तस्वीर की जो आपको झकझोर कर रख देगा। क्या है ये तस्वीर? देखिए, सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं और तस्वीर ऐसी है जो किसी को भी झकझोर सकती है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सस्पेंस और खौफ का वो मंजर कैद है जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। दोपहर का वक्त है, दिल्ली का विश्वासनगर इलाका है। अचानक होटल की 4थी मंजिल की खिड़की पर हलचल तेज हो गई। नीचे खड़े लोगों की सांसें थमी हुई हैं, सबकी नजरें ऊपर टिकी हुई हैं। कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा है तो कोई चीख रहा है। आखिर वो क्या वजह है कि एक 20 साल की लड़की मौत और जिंदगी के बीच उस खिड़की पर के मुडेर पर आकर खड़ी हो गई? अचानक वो कूद जाती है। फिलहाल लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।